Hello, dear students. This is KD sir, an educator of Maths and Science. और आप देख रहे हैं YouTube चैनल Let's Crack It with KD sir. स्टूडेंट्स, 10th RBSC के लिए हमने एक रिवीजन सीरीज शुरू किया. उसके अंदर सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति से जुड़े 3 चैप्टर पढ़े, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के 3 चैप्टर्स पढ़े. चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8. अगर आप में से किसी भी बच्चे ने उन प्रश्नावलियों को, उनके रिवीजन को मिस कर दिया है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं. और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना. और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना. तो फ्रेंड्स, हमने जो त्रिकोणमिति पढ़ी उसके बाद आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारा दूसरा पार्ट जिसे हम क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन बोलते हैं, उसे शुरू करने जा रहे हैं. हमारा जो 10th का सिलेबस है उसमें जो क्षेत्रमिति है, हिंदी में कहूं तो क्षेत्रमिति और इंग्लिश में कहें तो इसे मेंसुरेशन बोलते हैं. ठीक है ना. तो ये जो इसके अंदर हमारे 2 पार्ट हैं, यानी कि 2 भागों में क्षेत्रमिति को हम पढ़ते हैं. पहला जो भाग है इसे बोलते हैं समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल. क्या बोलते हैं? समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल. पृष्ठीय क्षेत्रफल. प्लेन फिगर्स का एरिया पढ़ते हैं, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स. इसके अंदर जो हमारा पार्ट होता है, इसके अंदर हमारे सिलेबस में जो है समतलीय आकृति, वो है वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया. ठीक है. परिधि, वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल. सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, इस नाम से है हमारे. इसके अंदर हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, 2-3 चीजें पढ़ते हैं. त्रिज्याखंड भी पढ़ते हैं जिसे हम सेक्टर बोलते हैं, व वृत्तखंड भी पढ़ते हैं. ठीक है. त्रिज्याखंड या वृत्तखंड पढ़ते हैं, इनका दोनों का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 15 यानी प्रश्नावली नंबर 15 का हिस्सा. ठीक. दूसरी चीज जो पढ़ते हैं क्षेत्रमिति के अंदर, वो है यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन. आप बोल सकते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इंग्लिश में कहें तो. इसके अंदर आप घन यानी कि क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, ठीक है, गोला, अर्धगोला, स्फीयर, हेमीस्फीयर, शंकु, ठीक है. उसके बाद में छिन्नक. जो छिन्नक है इसे हम फ्रंस्टम भी बोलते हैं. इन सब का हम आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते हैं. एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलना, एक दूसरे ठोस में बदलना, ये भी पढ़ते हैं. ये हमारे दे रखा है चैप्टर नंबर 16 यानी प्रश्नावली नंबर 16. तो ये है हमारा क्षेत्रमिति जो हमारे सिलेबस में. पहला समतलाकृतियों का क्षेत्रफल, जिसके अंदर हमें वृत्त के बारे में पढ़ना है. दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन नाम से, जो कि चैप्टर नंबर 16 है, जिसके अंदर घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं. यहाँ पे बेलन भी पढ़ेंगे बेटा, मैं लिखना भूल गया, बेलन. ठीक है. तो इन सब चीजों को आप पढ़ते हैं. ठीक. तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15, क्षेत्रमिति के अंदर आता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं वृत्त के बारे में. चैप्टर नंबर 15 का नाम है वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया. ठीक है. या एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है उसे पढ़ने जा रहे हैं. तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15 को. बेटा, इसके अंदर जैसा कि आपने देखा, वृत्त के बारे में खाली आप क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप इसके अंदर परिधि, एरिया यानी क्षेत्रफल जैसी बातें करेंगे. तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहली बात, यहां पर जो आप पढ़ते हैं वृत्त की परिधि के बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले. ठीक है. वृत्त की परिधि, सर्कल. वृत्त की परिधि की बात करें तो बेटा, आप एक सिंपल सी बात मैं यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. यहां पर मान लो ये कोई पहिया है और ये पहिया जो है एक सड़क पे पड़ा है. ठीक. और ये बिंदु जो है हमने मार्क कर लिया.
यानी कि हमने इसे निशान दे दिया यहां पर। अब ये पहिया जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा बेटा, धीरे धीरे ये बिंदु ऊपर की ओर जाएगा जाएगा, यानी कि ये पहिया यहां पहुंचेगा ऐसे घूमता घूमता, तो ये ऊपर जाते 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 धीरे धीरे आप बोल सकते हो सर इस तरह से घूमेगा, ठीक है, फिर कुछ इस स्थिति में आ जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे मान लो वो पहिया जब वापस घूम के ये जो पॉइंट था ये पूरा एक पॉइंट घूम करके वापस टच में आया, तो ये तय की गई जो दूरी होती है ये परिधि के बराबर होती है। कौन सी दूरी? यानी कि इस बिंदु की पहले यहां पे टच था, अब यही बिंदु वापस से जब इस सरफेस के साथ में वापस से आकर के इसको छुएगा, टच करेगा, तो ये जो दोनों बिंदुओं के बीच में पहले वाली स्थिति और बाद वाली स्थिति के बीच की जो दूरी है ये होती है परिधि। क्या होती है बेटा? परिधि। अब यानी कि हम बोल सकते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई जो दूरी है वो परिधि होती है। क्या होती है? परिधि। अब परिधि को हम लिखते कैसे हैं? तो परिधि को दो तरीके से लिखा जा सकता है। परिधि जो होती है इसे बोलते हैं 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर। अच्छा, अगर मैं व्यास की बात करूं तो आपको पता है कि व्यास जो होता है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है बेटा? त्रिज्या का 2 गुना। व्यास को यदि d से लिखें तो ये d बराबर 2r होता है। क्या होता है? 2r। इसीलिए इस 2r की जगह अगर मैं d या व्यास रख दूं तो मैं कह सकता हूं कि परिधि बराबर, आप देख रहे हैं बेटा पाई गुणा 2r है, 2r की जगह d लिख देंगे, या बोल सकते हैं परिधि बराबर होता है पाई गुणा व्यास। क्या होता है? पाई गुणा व्यास। अच्छा, इसी व्यास को मैं अगर भाग में ले जाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि परिधि बट्टा व्यास बराबर होगा पाई। पहली चीज ये पढ़ी, दूसरी चीज ये दोनों बातें ध्यान में रखनी कि परिधि जो होती है ये 2 पाई आर होती है, या परिधि जो होती है पाई गुणा व्यास या डी होती है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। तो ये 2 बातें सीखी। तीसरी बात हमने क्या सीखी कि एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके द्वारा? किसी भी पहिए द्वारा। वृत्ताकार जो भी पहिया, वैसे पहिया वृत्ताकार ही होता है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर होती है। तो क्या मैं ऐसा पहला पॉइंट लिख सकता हूं बेटा? ऐसा लिखेंगे क्या? एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी बराबर होती है किसके? एक चक्कर द्वारा पहिए द्वारा दूरी होती है परिधि के बराबर। अच्छा, परिधि को आप किससे लिखते हैं? 2 पाई आर से। ठीक, तो हम परिधि भी कह सकते हैं, 2 पाई आर भी कह सकते हैं। समझ आया? अच्छा, एक चक्कर में 2 पाई आर है तो 2 चक्कर में 2 पाई आर हो जाएंगे, मतलब 2 का डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा ये 2 पाई आर। ठीक, 3 चक्कर में 3 बार हो जाएगा ये 2 पाई आर, यानी कि जितने चक्कर होंगे उतने से 2 पाई आर को गुणा कर दिया जाए। तो मैं ये कह सकता हूं, पॉइंट नंबर सेकंड, n चक्कर में तय दूरी, ये मैंने नहीं लिखा यहां पर पहिए द्वारा, है ना, तो आप समझ ही रहे हैं n चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी जो होगी वो 2 पाई आर गुणा n होगी। अब ये n क्या है? n है चक्करों की संख्या। चक्करों की क्या है? संख्या। जितने चक्कर होंगे उससे 2 पाई आर को गुणा कर दें तो उस पहिए द्वारा उतने चक्करों में तय की गई दूरी निकल आएगी। आ रही है बात समझ? अब हम इन चीजों को एग्जाम्पल्स और प्रश्न में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसे देखते हैं। हमें एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया, आपकी जो बुक है उस किताब का एग्जाम्पल नंबर 3 यानी कि उदाहरण नंबर 3 दिया गया है, जिसके अंदर आपको बोला गया है कि एक पहिया, एक कोई भी साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी 5000 चक्कर में पूरी तय करता है। कितने चक्कर में तय करता है? 5000 चक्कर में। तो आपको पूछा गया कि उसका व्यास और उसकी
जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, उस पहिए की व्यास और त्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब अच्छा, आप एक बात जान रहे हैं कि सर जितने भी चक्करों में तय की गई दूरी है वो हमेशा 2 पाई आर गुणा चक्करों की संख्या होता है, बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं इसे मिटा दे रहा हूं बेटा। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक, देखना बेटा क्या बोल रहा है। प्रश्न जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3। बोलता है कि हमें 5000 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर। तो हम यहां पे दिया गया है तय दूरी कितनी है, आप बोलेंगे 11 किलोमीटर। क्या मैं 11 किलोमीटर को 11,000 मीटर भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है बेटा, 1000 मीटर। समझ आया? ठीक, तो तय दूरी हो गई 11,000 मीटर। अच्छा, चक्करों की संख्या कितनी है, तो आप बोल सकते हैं चक्करों की संख्या, ठीक है, चक्करों की संख्या कितनी है, 5000, 5000 दे रखा है। ठीक है, तो हमें यह बात पता है कि 5000 चक्करों में तय दूरी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर गुणा में 5000। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर गुणा 5000, 5000 क्या चक्कर, तो इतने चक्करों से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा 5000 चक्करों में तय दूरी कितनी कर सकता है, ये दिया गया 11000 मीटर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 11000 बराबर 2 पाई आर गुणा 5000। इस 5000 को मैं उधर ले जाऊं, क्योंकि हमें सवाल में क्या पूछा गया है, त्रिज्या और व्यास के बारे में। हम यहां से त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, व्यास, तो सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस 5000 को जब इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 11000 बट्टा में 5000। ठीक है, और बराबर हो गया किसके, 2 पाई आर के। हमें आर चाहिए, बाकी सबको इधर भगाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लेंगे आर बराबर 11000 बट्टा में 5000। ये 2 पाई जो गुणा में था इधर भाग में जाएगा, 2 गुणा पाई, पाई होता है 22 बट्टा 7, 7 गया ऊपर। ठीक, अब आप देख सकते हैं 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 11 से काटा तो ये आया 2। ठीक है, तो यहां पर आपको कितना मिला, ये बोल सकते हैं आर बराबर 7, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, 7 बटा 20। ठीक, ये हो गई त्रिज्या। क्लियर? अब इसे अगर हम, ये तो मीटर में आया उत्तर, चूंकि हमने दूरी किस में रखी थी, मीटर में, तो इसीलिए 7 बटा 20 मीटर है। सेंटीमीटर में बदलें तो आप बोलेंगे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता। तो आप बोल सकते हैं आर बराबर 7 बटा 20 गुणा 100, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, जानते होगे आप। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5, 20, 50, 100, तो आर बराबर कितना हुआ, 35 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिज्या अगर 35 सेंटीमीटर है तो व्यास जो है वो होता है, यानी कि डी बराबर 2r, यानी कि 2 गुणा 35, तो आप बोल सकते हैं कितना, 70 सेंटीमीटर। कितना आया बेटा, 70 सेंटीमीटर। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि काफी आसान था। इसी प्रकार आपको आपकी प्रश्नमाला 15.1 यानी कि जो एक्सरसाइज 15.1 है उसका प्रश्न नंबर दिया गया है 4। प्रश्न नंबर 4 के अंदर इसी प्रकार से आपको बोला गया है कि 100 चक्करों के अंदर कोई पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है, तो उसकी त्रिज्या बताओ। तो मैं उसे भी करवा देता हूं। ठीक है, अगर मैं बोलूं प्रश्न नंबर 4 की बात करूं, इसे मिटा दूं बेटा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, यहां पे प्रश्न नंबर 4 दिया गया है और बोला है कि 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितने मीटर की दूरी, 88। प्रश्न नंबर 4 किताब की एक्सरसाइज 15.1 का। ठीक है, तय दूरी आपको बोला गया है कितनी है बेटा, यहां पे है 88 मीटर। ठीक, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं इसको लिखने की जरूरत है। अच्छा, चक्करों की संख्या कितनी है, 100 चक्कर में 88 मीटर दूरी तय करता है, तो आपको उसकी त्रिज्या बतानी है। तो सिंपल वही बात, आप बोलेंगे 100 चक्करों में तय दूरी कितनी होनी चाहिए, तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 2 पाई आर गुणा में 100। ठीक है, और यदि यहां पर हमें पता है 100 चक्करों में तय दूरी कितनी दे रखी है, 88, तो आप बोलेंगे 88 बराबर
2 पाई आर गुणा में 100। ये भी मीटर में है तो कोई टेंशन नहीं है, आर का मान निकालना है। आर बराबर हो जाएगा 88 बटा में 2 गुणा 22/7 गुणा 100। अच्छा कैसे किया, ये 2 इधर भाग में चला जाएगा, ये 100 भी इधर भाग में चला जाएगा, पाई हो जाए, पाई भी भाग में जाएगा, पाई का मान 22/7 होगा तो कट जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 से काटा तो 44, 22 से काटा तो ये आया 2, तो आर बराबर कितना आया 14/100, या आर बराबर आप बोल सकते हो 0.14 सेंटीमीटर, सॉरी 0.14 मीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहें, ठीक है, तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अच्छा आप इसी को r बराबर 14/100 को 100 से गुणा करेंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर। अच्छा 14 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास आपको पता है 2 गुणा त्रिज्या होता है, 2 गुणा 14 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास बोला जाए तो व्यास, वैसे आपको प्रश्न के अंदर त्रिज्या पूछा गया है तो आप त्रिज्या निकाल के छोड़ देंगे, अगर आपको व्यास पूछा जाए तो त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला जो हम चीज सीखने जा रहे हैं वो है वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल आप सब बच्चों को पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल दिया जाता है पाई आर स्क्वायर। किससे दिया जाता है, पाई आर स्क्वायर से। बेटा समझ आ रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना। ठीक है, यहां पर आपको पता है कि वृत्त के अगर सर क्षेत्रफल की बात करें यानी एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो वो दिया जाता है पाई आर स्क्वायर से। किससे दिया जाता है, पाई आर स्क्वायर से दिया जाता है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है वो दिया जाता है पाई आर स्क्वायर से। किससे दिया जाता है, पाई आर स्क्वायर से। आर उस वृत्त की क्या है बेटा, त्रिज्या है, आर उस वृत्त की त्रिज्या है। तो इसीलिए जब भी हम यहां पर आर का मान रखेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। पाई का मान यदि प्रश्न में हमें 3.14 दिया गया हो तो उसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर वहां पे कुछ भी नहीं दिया गया है तो आप हमेशा 22/7 रख लेंगे। फिर से बता रहा हूं, यदि आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न के अंदर लिखा जाए कि पाई बराबर 3.14 तो बेटा आप उसे 3.14 इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा गया तो आप क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। अब यहां से सवाल कैसे बनता है, सीधा सीधा त्रिज्या देके क्षेत्रफल पूछ सकता है, जो कि बहुत आसान है, आप सब बच्चे कर लेंगे, कैलकुलेशन ही है। लेकिन आपको पता है कि परिधि जो होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, होती है कि नहीं होती। अब सवाल कैसे पूछेगा देखना जरा, आपको सवाल में परिधि दे देगा और क्षेत्रफल पूछ लेगा। अच्छा ये दे देगा और इसे पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे, आपको जब परिधि देगा तो यहां परिधि का मान रख के आर का मान निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, और इसी त्रिज्या का मान अगर आप इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में रख देंगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर का मान मिल जाएगा। समझ आ रही है बात, तो आप क्षेत्रफल का मान इस तरह से निकाल लेंगे। यदि सवाल में आपको क्षेत्रफल दे दिया जाए और परिधि के बारे में पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल का मान इधर रख के आप त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, आर का मान, और इसी आर के मान को आप इधर परिधि के सूत्र में, फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि का मान भी मिल जाएगा। एक प्रश्न जो हमारी प्रश्नावली नंबर 15.1 का प्रश्न नंबर 5 है उसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। उसके अंदर आपको बोला गया है एक वृत्ताकार प्लेट है, उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखना जरा यहाँ पे क्वेश्चन कितने नंबर है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 5। एक्सरसाइज कौन सी है, 15.1 का प्रश्न नंबर है 5। आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है वृत्ताकार प्लेट है, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो दे रखा आपको 154 वर्ग सेमी, है ना।
क्षेत्रफल हमेशा आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर एस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेमी। आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है परिधि बताओ। तो सेम सवाल जैसे मैंने बताया, आपको ये 154 यहां पर क्षेत्रफल रखना है, आर का मान निकालना है और उसी आर के मान को इस सूत्र में रख के परिधि निकाल लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होता है। जैसे आप सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 154 वर्ग सेमी, ठीक है, आप सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हो। क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता, ठीक। तो आप बोलेंगे 154 बराबर पाई आर स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर चले गए, ठीक। अच्छा, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154 बट्टा में पाई, क्योंकि पाई इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, वो होता है 22/7। अच्छा, 22 से काटेंगे 22 सत्ता 154। किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन हो तो पहले आप 2 से काट लेना, ये 11 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो ये 77 आएगा ऊपर, यानी कि 77 आएगा। जब 11 से काटेंगे तो आपको मिलेगा 7, ऊपर आया 7 गुणा 7, तो आर स्क्वायर बराबर आया 7 गुणा 7, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है बेटा, ये इधर जाकर के क्या बन जाएगा, रूट। तो आर बराबर हो जाएगा 7 गुणा 7 का वर्ग, यानी वर्गमूल, यानी कि रूट लेना है। तो रूट में आपको पता है कि जो भी यहां पर दिया गया है उसका एक जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है 7 का, तो आर बराबर कितना मिल जाएगा, आर बराबर मिला हमें 7। कितना मिला, 7, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। हमें सवाल में क्या पूछा गया, परिधि। परिधि बराबर आपको पता है कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक। 2 पाई आर यानी कि 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 7। अब फिर से एक बार बता रहा हूं, पाई का मान हमें नहीं दिया गया सवाल में, इसलिए हम 22/7 इस्तेमाल कर रहे हैं। इस 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं कि सर क्षेत्रफल यदि 154 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है और उसकी परिधि जो होती है वो 44 सेंटीमीटर होती है। काफी आसान सवाल था, ठीक है। अब आपको एक चीज और सीखनी है इसके आगे। आपको ये सूत्र पता चल गया, आपको पता चल गया परिधि के बारे में, परिधि और क्षेत्रफल पे मिला के किस प्रकार का सवाल बनता है वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम देख रहे हैं यहां पर एक और नई चीज, वो है सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है वो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होता है वो क्या होता है उसे देखते हैं, ठीक है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध, आप बोल सकते हैं 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल। अच्छा, सबसे पहले तो इस बात को समझने के लिए आपको 2 सकेंद्रीय वृत्तों के बारे में पता होना चाहिए। तो सकेंद्रीय वृत्त कैसे होते हैं, सकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक, जिनका कॉमन सेंटर हो, ऐसे सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, जैसे कि मान लो आपने ये केंद्र बनाया और एक वृत्त बना दिया ऊपर, समझ गए, ठीक। इसी प्रकार से एक और वृत्त बना दिया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों वृत्त जो हैं ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है। क्या है, कॉन्सेंट्रिक यानी कि सकेंद्रीय। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है 2, आप भी देख रहे हैं या इसी को केंद्र मानकर अलग अलग त्रिज्या के जितने भी वृत्त बनेंगे सबके सब सकेंद्रीय कहलाएंगे। यहां पे हमें 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाने थे, इसलिए मैंने 2 ही बनाए। अब इनके द्वारा परिबद्ध, यानी कि इस और इसके द्वारा परिबद्ध, यानी कि बाउंडेड एरिया जो है दैट इज ये वाला एरिया। कौन सा है बेटा, ये वाला है, अरे है कि नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र का अगर आपको क्षेत्रफल बताना हो तो आप किस तरह से इसको निकालेंगे ये आपको समझना है, ठीक है। तो मैं इसे एक बार ये समझता हूं, मान लो कि ये पूरा एक वृत्त है, इसका केंद्र है ये। अगर इसकी त्रिज्या r है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये पूरे का पूरा क्षेत्रफल जो भी आपको इस वृत्त के अंदर दिख रहा है, सर इसका क्षेत्रफल जो है ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
जब इसमें मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना या दूसरा सर्कल बनाया कॉन्सेंट्रिक, मान लो मैंने ये बना दिया, इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, छोटा आर त्रिज्या ले, तो इसका ये परिबद्ध क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक मेरे को बात बताओ, बड़े क्षेत्रफल में से अंदर वाला जो क्षेत्रफल बन रहा है अगर इसे माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो पीछे बचा क्षेत्रफल ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सर ये पूरा जो था, ठीक है, ऐसा मान लो ये पूरा बड़ा केक था, इस पूरे केक में से आपने कुछ भी एक बैंगल्स या कुछ भी यूज किया और उससे बीच में से ऐसे एकदम सेंटर में रख के आपने उसमें से बीच में से एक टुकड़ा काट लिया और आप बीच वाला टुकड़ा खा गए। अब बचा एरिया कितना है? तो आप यही बोलेंगे ना कि पूरा जो आपका केक था उसका जितना एरिया था उसमें से आपने जो बेंगल से काट के खाया उस एरिया को अगर घटा दें तो पीछे बचा हुआ जो एरिया है दैट इज योर जो भी है आपका परिबद्ध क्षेत्रफल है या बाउंडेड एरिया है बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है। तो आप बोल सकते हैं कि परिबद्ध क्षेत्रफल जो होगा, है ना, वो आपका होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर का मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या, स्मॉल आर का मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या। आ रही है बात समझ? अच्छा, जब भी सवाल में हम कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चे यहां पर जरूर मिस्टेक करते हैं। देखना, आपको दिख रहा है कि यहां से दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, बच्चे क्या करते हैं, बड़े आर की त्रिज्या रखते हैं, छोटे आर की त्रिज्या जो भी मान है छोटे आर का वो रखते हैं, दोनों को रखने के बाद दोनों का वर्ग करके अंतर करते हैं, ठीक है। कभी कभार हमें एक नहीं दी गई होती त्रिज्या, उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम होती है, या कभी कभार हमें वर्ग करने में प्रॉब्लम होती है। मान लो कोई पॉइंटों में है तो उसका वर्ग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ध्यान रखेंगे ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सब बच्चे जानते हैं ए माइनस बी गुणा में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं कि सर ये तो आर माइनस आर और आर प्लस आर बी होगा। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें तो आपको पता है पॉइंटों में हो तो उनका एक बार अंतर लेना है त्रिज्याओं का, और पॉइंटों में त्रिज्याएं जो भी हैं उनका एक बार जोड़ना है। पाई का मान प्रश्न में यदि 3.14 दिया गया तो इस्तेमाल 3.14 करेंगे, नहीं तो हम 22/7 रखेंगे और हमारा उत्तर निकाल लेंगे। ये आपकी प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर यदि आप 9 देखेंगे तो आपको सीधा सीधा पूछा गया है कि यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या आर और दूसरे छोटे सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर यानी छोटा आर है तो दोनों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा। तो एक ऑप्शन आपको ये दे रखा है पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आप उसे टिक कर सकते हैं। ये था आपका प्रश्न नंबर 9। और वैसे भी दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो बेटा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं इसे यहीं पर खत्म कर रहा हूं। अगले वीडियो के अंदर इसी प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो इन सब कॉन्सेप्ट पे जुड़े हुए हैं उससे चर्चा करेंगे। आप जब भी वीडियोस को देखें तो स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपको चीजें पूरी समझ आए, और वीडियो को पूरा देखा करें, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर और वीडियोस भी देख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।